हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे प्रीनेटल डेवलपमेंट की, जिसमें हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे पहले वाले वीडियोस में देख लिया है। आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले की 2 वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है टॉपिक। ठीक है, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी। उसके बाद हमने जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जो हमारे ओवम रिलीज़ का प्रोसेस होता है, उस पर बात किया था। उसके बाद हमने ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है उस पर बात की थी। तो इतने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें से हमने अपना पीरियड ऑफ फेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट में हमने देखा था कि 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ देखा था पीरियड ऑफ जाइगोट हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कॉन्सेप्शन से लेकर 2 वीक तक होता है। नेक्स्ट पीरियड जो आज हम पढ़ेंगे वो है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और पीरियड ऑफ फीटस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक आज हम इसको कवर कर लेंगे। तो हमारा जो पीरियड ऑफ जाइगोट है, पीरियड ऑफ जाइगोट में हमारा कॉन्सेप्शन से लेकर के 2 वीक्स तक का समय था हमारा, जिसमें हमने देखा था कि एक तो हाँ, हिंदी में मेरा रह गया था लास्ट टाइम, क्योंकि PDF शो नहीं कर रहा था हिंदी वाला। तो इसमें हमने क्या देखा था, कितने तरह के होते हैं प्रसव पूर्व अवधि के चरण होते हैं हमारे प्रीनेटल डेवलपमेंट में। 39 से 40 सप्ताह तक का टाइम और 280 डेज का दिन। ठीक है, इतने दिन होते हैं हमारे प्रेगनेंसी के। 280 दिन हमारे प्रेगनेंसी के होते हैं। जो 9 मंथ का टाइम होता है, टोटल जो दिन होते हैं वो 280 दिन होते हैं। ठीक है, पहली स्टेज होती है हमारी डिंबावस्था, दूसरी होती है भ्रूणावस्था, 3 होती है भ्रूण की अवधि, या फिर इसको गर्भस्थ शिशु की अवस्था भी बोलते हैं, थर्ड वाले को। ठीक है, डिंबावस्था हमारा कौन सा है, पीरियड ऑफ जाइगोट, उसको हम हिंदी में डिंबावस्था बोलते हैं। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो को हम भ्रूणावस्था बोलते हैं। और पीरियड ऑफ फीटस को हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं। तो हमारा डिंबावस्था कब से है, निषेचन जो हमने बोला था, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन हो जाना, यानी कि कॉन्सेप्शन हम उसे बोलते हैं। तो उस दिन से लेकर के 2 हफ्ते तक का, यानी कि 2 हफ्ते तक का समय हमारा किस में आता है, डिंबावस्था में आता है। फिर तीसरे हफ्ते से लेकर के 2 महीने तक का समय हमारा भ्रूणावस्था में आता है। फिर गर्भ शिशु की अवस्था है, भ्रूण की अवधि हमारे 3 महीने से लेकर के जन्म तक की अवस्था हमारी होती है। पहली तिमाही में हमारा निषेचन से लेकर के 3 महीने तक का टाइम होता है। दूसरी तिमाही में हमारा 3 to 6 मंथ का टाइम होता है। तीसरी तिमाही में हमारा 3 to 6 सॉरी, यहाँ पे हमारा 6 to 9 है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तीसरी तिमाही में हमारा 6 to 9 वाला टाइम है। ठीक है, फिर है हमारा, इसमें हमने बात किया थी कि जो हमारा शुक्राणु है वो 1/500 इंच का होता है, यानी कि जब हम 1 इंच के 500 भाग कर देंगे, तो जितना छोटा वो एक भाग होगा उसका, उतना ही हमारा एक शुक्राणु होता है। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। और डिम्ब हमारा 1/170 इंच का होता है, यानी कि अगर हम 1 इंच को 1 से 75 भाग कर दें, ठीक है, तो जितना छोटा हमारा वो एक भाग होगा, उतना ही हमारा डिम्ब होता है, उसी साइज़ का हमारा डिम्ब यानी कि ओवम होता है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, उसमें हमारा डिम्ब बड़ा होगा। ठीक है, ओवम क्योंकि वो 175 ही भाग हो रहे हैं उसमें, और उसमें शुक्राणु में 500 भाग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा बड़ा क्या होगा, हमारा डिम्ब यानी कि ओवम जो है साइज़ में स्पर्म के कंपैरिजन में बड़ा होता है, इसीलिए वो आसानी से फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम की जो न्यूक्लियस होता है वो आसानी से उसको स्पर्म के न्यूक्लियस को अपने अंदर ले लेता है। जो बड़ा होगा उसी के अंदर तो छोटी चीज़ जाएगी ना। तो समझ में आया। तो ये हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर जाइगोट में हमारे 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं सब। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट में हमने ये देखा था कि जो अंदर की लेयर है इसको हम एम्ब्रॉयनिक डिस्क बोलते थे, जो ब्लू वाला है इसको हम एम्ब्रॉयनिक डिस्क बोलते थे, और ये जो ऊपर वाला है ये हमारा क्या था, ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट था, जिसका काम क्या था, स्किन को बनाना। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं सब हिंदी में, इम्प्लांटेशन हम पढ़ चुके हैं। जब वो जब जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो अपने आप को मदर की बॉडी में अटैच कर लेता था, चिपका लेता था। ठीक है, तो वो क्या था, इम्प्लांटेशन था। अब हमारा इसमें प्लेसेंटा हमारी यानी कि कोरियन लेयर जो थी वो आने लगती है। ठीक है, ये वाला हमारा कोरियन लेयर आने लगती है, हमने देखा था, ये कोरियन लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये प्लेसेंटा डेवलप होने लगता है कोरियन लेयर से, और इसके साथ ही ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी बननी शुरू हो जाती है। ये कॉर्ड आपने दिखाई दे रही है, जो मदर को और बेबी को और प्लेसेंटा को जोड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड भी हमारी बननी शुरू हो जाती है। इसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो इसमें से जो इसका टाइम पीरियड है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक हमारा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है। तो कब से कब तक होता है, 3rd वीक से लेकर के 2 मंथ तक का जो समय होता है, यानी कि तीसरे हफ्ते से लेकर के 2 महीने तक का समय, वो हमारा क्या किस में आता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है क्योंकि बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इसी पीरियड में बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बेबी के लिए। और आप देखेंगे तो बहुत सी मदर को तो 2 मंथ तक पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है ना। तो लगभग आपको काफ़ी टाइम तक तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। तो लेकिन ये वाला पीरियड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है इस, क्योंकि ये फेज़ क्या है, हमारा फाउंडेशन फेज़ है। ठीक है, फाउंडेशन फेज़ है पूरी बॉडी पार्ट्स के लिए। ठीक है, इस समय सबसे ज़्यादा बुनियादी बॉडी पार्ट्स सारे बनते हैं बेबी के। ठीक है, तो एक तो ये सेल ऑटोमेटिकली अरेंज इनसाइड ब्लास्टोसिस्ट, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर जो हमने देखा था ना कि सारी सेल्स बन रही थी, उसके अंदर हम देखा था कि यहाँ पे सारी सेल्स थी बहुत सारी, और यहाँ पे एम्ब्रॉयनिक डिस्क था। तो जो सेल्स हैं वो अपने आप अच्छे तरीके से अरेंज होने लगती है। पहले तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं, अच्छे से अरेंज नहीं होती हैं, लेकिन बाद में वो अरेंज होने लगती हैं। और अरेंज होने के साथ साथ वो डिफ्रेंसिएशन सेल्स भी बना करने लगती है। डिफ्रेंसिएशन सेल्स का मतलब क्या होता है, हर सेल को पता होता है कि उसे क्या काम करना है। जब सेल्स में इतनी समझ आ जाती है, इतना वो अपना खुद का जो टास्क है, जो ड्यूटी है, उसको परफॉर्म करने लगती हैं। जैसे कि हम देखेंगे तो हमारी जो हार्ट की सेल्स हैं वो अपना हार्ट बनाना शुरू कर देंगी। ठीक है, वो सिर्फ हार्ट ही बनाएंगी, हार्ट ही बनाएंगी, साथ में हार्ट के फंक्शन भी करेंगी। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन सेल्स हो जाएंगी। सभी कोशिकाओं को उसी समय में समझ में आ जाता है कि किस कोशिकाओं का क्या फंक्शन है और क्या काम उसे करना है। जैसे कि बोन्स बनती है, ठीक है, मसल्स बनती है, तो हर कोशिका को अपना समझ में होता है कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन सेल्स, यानी कि स्पेसिफिक फंक्शनल सेल्स। यानी कि हमारे क्या है, हर सेल का क्या होगा, अपना खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। सब सेल्स को पता है कि हमें क्या काम करना है और किस किस काम के लिए हमारी उत्पत्ति हुई है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जब सेल्स जो हैं डिफरेंट अपना डिफरेंसेस पहचानने लगती हैं, समझ जाती हैं कि हमारा काम ये है, दूसरी सेल्स का काम ये है, हमें सिर्फ अपना काम ही करना है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन सेल्स। ठीक है, फिर ये क्या है, फाउंडेशन फॉर लेआउट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो सारे पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो सारे पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स ये बनाना शुरू कर देता है। कौन, हमारा जो बेबी है, ये अपने इसकी बॉडी के सारे पार्ट्स इस स्टेज में बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि क्या करता है, फाउंडेशन फॉर अ लेआउट ऑफ अ ह्यूमन बेबी। जैसे कि बेबी की छोटी छोटी सी फिंगर्स बनने लगेंगे, हाथ बनने लगेंगे, कहाँ उसका हाथ बनना है, बेबी के ब्लैक्स बनने शुरू हो जाएंगे, बेबी के बर्ड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, बेबी की आइज़ दिखनी शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी सी डॉट्स बनने लगेंगी जहाँ पे आइज़ बननी है। तो एक तरीके से जो स्ट्रक्चर बेबी का होना चाहिए वो स्ट्रक्चर यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। एक फाउंडेशन बनना शुरू हो जाता है कि कहाँ क्या बॉडी पार्ट इनका बच्चे का होगा। ठीक है, अगर ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं जिन रिसर्चेज में ये बताया गया है कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। जैसे कि एक रिसर्च हुई थी, अब रिसर्चर का नाम मुझे याद नहीं है, तो एक रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, जो इस फेज़ की जो मदर थी, मतलब जिनका 3rd वीक से लेकर 2 मंथ का पीरियड चल रहा था, और लेबर क्लास की वुमेंस थी। तो लेबर क्लास की वुमेंस क्या होती हैं, बहुत काम करती हैं तो थक जाती हैं, उनको बहुत बॉडी पेन रहता है, बॉडी एक रहता है, तो वो क्या करती थी, उस पेन से बचने के लिए जो वाली टैबलेट्स होती हैं, पेन रिलीफ, बहुत सारी पेन रिलीफ हमारी मार्केट में आती थी उस समय, अब तो कम आने लग गई हैं, पहले काफ़ी पेन रिलीफ आती थी। ठीक है, तो उनका साइड इफ़ेक्ट उन्होंने देखे गए हैं कि जो लेडीज़ उस समय में बहुत सारे पेन रिलीफ खाती थी, ठीक है, काफ़ी सारे पेन रिलीफ उस समय खाती थी, तो उनका क्या हुआ था, उनके जो बेबी बाद में जन्म लिया उनके बेबीज़ ने, जिस समय वो प्रेगनेंसी का टाइम था, 3rd वीक में वो प्रेग्नेंट थी, उस समय जब उन्होंने अपने डेली रूटीन में वो टैबलेट्स को वो लेती थी, तो जो उनकी वो बेबी जब जन्म लिया उस बेबी ने, तो उन बेबीज़ में बॉडी पार्ट्स मिसिंग हुए, मतलब किसी बेबी का हाथ ही नहीं बना था, किसी बेबी का एक पैर नहीं था, किसी बेबी के कुछ बॉडी की कोई फिंगर्स नहीं बनी हुई थी। इस तरीके से जो मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बॉडी पार्ट्स ही उनमें मिसिंग थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि इस फेज़ में जितना ज़्यादा अच्छा सा मदर को न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना ही अच्छा बॉडी पार्ट जो है बेबी के बनते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ अ लेआउट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी है ये। एम्ब्रॉयनिक डिस्क होता है, बताया था ना कि अंदर वाला ये वाला जो पार्ट था, ये वाला
तो ये वाला पार्ट क्या था, सेल्स के अंदर का एम्ब्रियोनिक डिस्क था जहाँ बेबी बनता है, ठीक है। तो उसमें 3 लेयर्स जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी बनती है, एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म और थर्ड है हमारी एंडोडर्म, ठीक है। तो जो बेबी बन रहा था वो 3 लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, और जो भी बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं वो इन्हीं लेयर्स के थ्रू जो होते हैं फॉर्म होते हैं। ऑल पार्ट्स फॉर्म थ्रू दीज लेयर्स, और सभी पार्ट्स जो हैं वो इन्हीं लेयर्स के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है हमारा 3 लेयर में बनना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। अब एक्टोडर्म के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स बनते हैं, नर्वस सिस्टम बनता है और स्किन बनती है। नर्वस सिस्टम का मतलब हमारा ब्रेन हो गया, जो पूरा तंत्रिका तंत्र स्नायु तंत्र होता है वो बनता है इसमें, और हमारी स्किन बनती है एक्टोडर्म में, ठीक है। इसके बाद मेसोडर्म में हमारे जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, जैसे मसल्स हो गई, जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, स्केलेटन कंकाल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हमारी वेन्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हमारा सारा ब्लड को लेके जाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, और साथ ही साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसमें बनते हैं मेसोडर्म वाली लेयर में, ठीक है। और एंडोडर्म वाली लेयर में क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स, ये हमारे एंडोडर्म में बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे अंदर के पार्ट हैं ये, ठीक है। ये हमारा वो है जो एक तरीके से हमें कंकाल में हमारा होता है, कंकाल में जो हमें स्ट्रक्चर देता है। ये हमारा सबसे बाहर का पार्ट है, ठीक है। तो एक्टोडर्म में हमारा नर्व सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्किन बननी शुरू हो जाती है। मेसोडर्म में हमारी मसल्स, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम और अन्य पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और एंडोडर्म में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक और ग्लैंड्स बनने शुरू हो जाता है। एक्टोडर्म मतलब एक्टोडर्म में सबसे ऊपर वाली स्किन वाला पार्ट बनता है, ठीक है। मेसोडर्म में जो हमें एक तरीके से ढांचा देते हैं वो वाले पार्ट्स बनते हैं। और एंडोडर्म में जो बिल्कुल अंदर के पार्ट्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अंदर है, वो हमें दिखाई नहीं देता, लंग्स हमारे अंदर हैं, ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक हमारे अंदर, जिन्हें हम बिल्कुल छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, वो हमारे एंडोडर्म वाली परत में बनता है। एंडो मतलब सबसे अंदर की परत, मीजो मतलब मिडिल लेयर जो होती है उसको मीजो से दिखाते हैं, एक्टोडर्म मतलब सबसे बाहर की लेयर, ठीक है। तो हमारे जितने भी पार्ट्स हैं वो इन 3 लेयर के अंदर फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक्टोडर्म बनती है, फिर मेसोडर्म बनती है और फिर एंडोडर्म बनती है उसके अंदर। तो एक्टोडर्म के अंदर नर्व सिस्टम और स्किन बनती है, मेसोडर्म के अंदर हमारे स्केलेटन वाले पार्ट्स बनते हैं, और एंडोडर्म के अंदर सबसे अंदर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा क्या था, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है। सारे के सारे पीरियड इसी के अंदर, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स इसी के अंदर जो है हमारे डेवलप होते हैं। भ्रूण की अवस्था है, तीसरी सप्ताह से लेकर 2 महीने तक का टाइम होता है, यही हिंदी में लिखा हुआ है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की कोशिकाएं डिफरेंशिएशन सेल्स में विभाजित हो जाती है, मतलब सारी सेल्स को पता है कि अब हमें क्या काम करना है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन सेल्स बोलते हैं। यहाँ कोशिकाएं स्पेसिफिक फंक्शन सेल भी कहलाती हैं, क्योंकि ये अपना अपना काम करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। मानव शरीर के आधारशील है कौन सा, ये पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो जो स्टेज है वो मानव शरीर की आधारशील है, उसी समय से बॉडी पार्ट्स बनने शुरू होते हैं। भ्रूण डिस्क कोशिकाओं में 3 परतें पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, बाह्यत्वक स्तर, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और इन परतों के माध्यम से भ्रूण के सभी भाग बनते हैं, ठीक है। बाह्य तत्व में कौन सा है हमारा, तंत्रिका तंत्र और त्वचा है। मेसोडर्म में हमारा मांसपेशियाँ, कंकाल, संचार प्रणाली और अन्य आंतरिक अंग बनेंगे। और एंडोडर्म में हमारा पाचन तंत्र, फेफड़े, मूत्र और ग्रंथियाँ बनती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। तो ये क्या था, हमारा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो था, ठीक है। अब पीरियड ऑफ एम्ब्रियो हमारे कब तक का है, 2 महीने तक का टाइम है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे शुरू के 15 डेज होते हैं, 15 से लेकर के 1 डेज जो होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें एक तो नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो के जो पहले वाले 15 डेज हैं, यानी कि जहाँ से शुरू हो रहा है 15 डेज से शुरू हो रहा है, 15 डेज से लेकर के 1 महीने तक में हमारी बॉडी में क्या क्या बेबी की बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र है, ब्रेन हो गया, और हमारी जो कंकाल है एक तरह से, और जो नसें हैं वो है हमारी कंकाल के साथ जो हमारी बॉडी को जोड़ता है, वो सारे तंत्र हमारा बनना शुरू हो जाता है। एक्टोडर्म फोल्ड्स ओवर द फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब, इट बिकम्स ए स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, एक्टोडर्म इस तरीके से फोल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे उसका ब्रेन वाला पार्ट बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये, और यहाँ पे एक न्यूरल ट्यूब बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फोल्ड होना ये शुरू हो जाता है, और एक बेबी का जो है ये शेप लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म फोल्ड होना शुरू हो जाता है, फॉर्म एन न्यूरल
ट्यूब और न्यूरल ट्यूब को बनाना शुरू कर देता है, बिकम टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो बनने लगती है, और ब्रेन हमारा बनना शुरू हो जाता है। हार्ट बिगिन टू पंप, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने जो इसका टेस्ट है उसमें भी दिया है, आगे मैं इसका टेस्ट लूँगी इस क्वेश्चन के बाद। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें जो आपका हार्ट है वो भी पंप करना शुरू कर देता है, जो हार्ट है आपका वो भी क्या करना शुरू कर देता है, पंप करना शुरू कर देता है। हाँ, जो हार्ट है हमारा वो क्या करना शुरू कर देता है, ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है, मतलब वो प्रैक्टिस करता है कि बाहर आकर के उसका जो मेन फंक्शन है वो अपना करना शुरू कर देता है। हाँ ठीक है, ये हमारा 15 डेज से लेके 1 मंथ के अंदर ही अंदर आपका हार्ट भी क्या करना शुरू कर देता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि शुरू के 1 महीने के अंदर बॉडी का इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि वो अपना हार्ट भी पंप करना शुरू कर देता है, मसल्स बननी शुरू हो जाती है, बैकबोन बननी शुरू हो जाती है, रिब्स जो आपकी पसलियाँ होती हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक भी दिखाई देना शुरू कर देता है, मतलब बहुत हल्का हल्का सा दिखाई देना ये शुरू हो जाता है। फर्स्ट मंथ में 1/4 इंच लॉन्ग होता है ये। ठीक है, बच्चे का जो साइज़ है कितना हो जाता है पहले महीने में, 1 इंच का 4 भाग तोड़ लो। ठीक है, तो जितना बड़ा वो एक भाग होगा उतना ही हमारा 1/4 इंच जो है हमारा जो बेबी है उतना लंबा हो जाता है। और लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स भी इसमें विद स्पेसिफिक फंक्शन इसमें हो जाती हैं, मतलब कि लाखों सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है ये, और ग्रुप जो होती हैं, ये जो सारी सेल्स होती हैं ये अपना अपना काम जो है समझती हैं और अपना अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पहली बार सबसे पहले क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है। एक्टोडर्म एक न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए मुड़ जाता है और जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में बदल जाता है। ठीक है, दिल रक्त पंप करना शुरू कर देता है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है वो क्या करने लगता है, रक्त पंप करना शुरू कर देता है, और मांसपेशियां, रीढ़ की हड्डी, पसलियां और पाचन तंत्र दिखाई देने लगते हैं। पहले महीने में विशिष्ट कार्य के लिए कोशिकाओं का 1/4 इंच लंबा हो जाता है ये, और लाखों संगठित समूह की कोशिकाएं भी इसमें हो जाती हैं, बन जाती हैं। ठीक है, ये देखो ये तो काफ़ी बड़ा बच्चा है, इतना बड़ा तो खैर नहीं होता है बच्चा, ये 3rd मंथ का है, ये आपका 5th मंथ का है, ये आपका 6 मंथ का है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि ये जो आपका बेबी है, ये बेबी आपका कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये आपका यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है, सॉरी फैलोपियन ट्यूब नहीं, ये हमारे अम्ब्रिकल कॉर्ड से। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के साथ अम्ब्रिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी जो है वो जुड़ा हुआ है। इस तरीके से बेबी अपना साइज लेना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा मुड़ा हुआ जो बेबी बना है, ये क्या कर रहा है, ये अपना साइज लेना शुरू करने लगता है। ठीक है, अब हमारा 2nd मंथ में क्या क्या काम होता है, 2nd मंथ में हमारा काम होता है बेबी की, मतलब 1 मंथ तक तो उसके हार्ट ने पंप बनाना शुरू कर दिया और बाकी छोटे मोटे उसके बॉडी पार्ट्स भी बनने हो गए। ठीक है, उसके बाद 2nd मंथ में हमारा क्या होता है, यानी कि जब कॉन्सेप्शन हुआ है उसके दूसरे मंथ में हमारा क्या क्या प्रोसेस हो जाता है, तो आईज दिखाई देने लगती हैं, ईयर्स दिखाई देने लगते हैं, मतलब आँखें, कान, नोज़, जॉ, नेक, आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स, टोज, इंटरनल ऑर्गन्स और इंटेस्टाइन्स जो हैं ये सब दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, ये सारे बॉडी पार्ट्स जो हमारे होते हैं ये सब दिखाई देने लगते हैं 2nd मंथ में। हार्ट डेवलप्स एंड डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स, और जो हार्ट्स भी जो हमारा पंप करने लग गया था वो और भी ज़्यादा विकसित हो जाता है, और साथ ही साथ उसमें चैम्बर्स भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं ना, तो यहाँ चैम्बर्स भी बच्चों हार्ट में जो 4 भाग होते हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। स्प्लीन एंड लीवर भी जो है वो ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। पहले कौन कर रहा था, योगसेक कर रहा था। ठीक है, अब योगसेक यहाँ से चला जाएगा क्योंकि स्प्लीन और जो हमारा लीवर है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, 1 इंच लॉन्ग हो जाता है, 1 इंच तक लंबा हो जाता है, 1/7 आउंस हो जाता है इसका वेट। ठीक है, कितना बहुत हल्का होता है ये। इस समय एम्ब्रियो जो है वो अपना वर्ड को सेंस करना भी शुरू कर देता है, आसपास के माहौल को वो पहचानने लगता है, वो रिस्पॉन्ड भी करता है टच करने पे, अगर कोई उसको मदर के टमी में टच करता है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है, लेकिन वो बहुत हल्का होता है, मूव भी करता है लेकिन इतना हल्का होता है उस समय क्योंकि 1/7 आउंस का ही होता है, तो मदर उसके जो मूवमेंट है उसको
पहचान नहीं पाती है, उसको फील नहीं कर पाती है, ठीक है, मूवमेंट को, उसे पता नहीं चलता कि बेबी जो है अंदर बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में हमने क्या क्या देखा? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में एक तो हमने ये देखा कि इसमें जो है सारी सेल्स जो हैं वो अपना अपना काम करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, सारी सेल्स अपना अपना काम करना शुरू कर देती है, साथ साथ 3 लेयर बनने लगती हैं। उन लेयर्स के अंदर अपने अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। एक्टोडर्म बनती है, मेसोडर्म बनती है और एंडोडर्म बनती है। एक्टोडर्म के अंदर नर्व सिस्टम और स्किन बनता है, मेसोडर्म के अंदर हमारा स्केलेटन मसल्स वगैरह बनते हैं, एंडोडर्म के अंदर हमारे सबसे अंदर के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ सबसे पहले नर्व सिस्टम बनता है, दूसरा इसमें न्यूरल ट्यूब, जो हमारा न्यूरल ट्यूब होती है वो बनने लगती है, स्पाइनल कॉर्ड बनने लगता है, ब्रेन बनने लगती है, और जो हार्ट है वो ब्लड पंप करना शुरू कर देता है और इसका साइज जो है इतना इतना हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड मंथ में साइज बढ़ जाता है और बाकी जो इसके जितने भी एरिया वो थे, डेवलपमेंट थे, वो थोड़े थोड़े जो इसके बॉडी पार्ट्स थे वो अपने आप ही डेवलप होने लगते हैं। जैसे स्प्लीन और लीवर जो है वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, बच्ची की अपनी ब्लड सेल्स भी बननी शुरू हो जाती हैं। इसका हिंदी नहीं किया शायद मैंने, चलो ठीक है। फिर इसके बाद अब हमारी थर्ड स्टेज है पीरियड ऑफ फीटस। पीरियड ऑफ फीटस में क्या है, ये 3rd मंथ से लेकर 9 मंथ तक जो होती है, इसको थर्ड मंथ में आती है ये। अब 3rd मंथ से लेकर के 9 मंथ तक के पीरियड को हमने किस में रखा है? पीरियड ऑफ फीटस में रखा है, सबसे लास्ट वाली स्टेज ये है। अब इसमें मेन क्या है? इसमें मेन जो होना था, ये तो सारे हमारे फाउंडेशन वाले तो हमारे पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में हो चुके हैं। अब जो बॉडी पार्ट्स थोड़े थोड़े बने हैं उन्हीं का बस इसमें डेवलपमेंट होगा, ठीक है। वो उनका साइज़ बढ़ेगा, उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, उनका जो जितना सही प्रॉपर शेप में होना चाहिए वो शेप बन जाएगा, ठीक है। अब वो अपने सही शेप में आएंगे, जैसे कि ऑर्गन्स हो गए, मसल्स एंड नर्व सिस्टम हो गए वेल ऑर्गेनाइज एंड कनेक्टेड। अब बड़े होने लगेंगे और सही से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना शुरू कर देंगे बॉडी के पार्ट्स, ठीक है। फीटस कैन किक, फीटस जो है किक कर सकता है, लात मार सकता है, जो अपने पैर को वो किक मारते हैं ना बच्चे, तो वो किक मार सकता है। बैंड आर्म्स, अपने आर्म्स को मोड़ सकता है। टोस को कर्ल कर सकता है, मतलब जो उसके टोज़ वाला एरिया होते हैं, पैर वाला एरिया, तो उनको वो कर्ल्स कर सकता है। और अपने माउथ को खोल सकता है, और साथ ही साथ वो अपने थंब को सक भी कर सकता है। टाइनी लंग्स स्टार्ट प्री रिहर्सल फॉर ब्रीदिंग, और जो उनके जो लंग्स होते हैं छोटे छोटे से लंग्स, यानी कि जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं। 12 वीक में सेक्स को ये डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 12 वीक में सेक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इस समय बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया जाए तो इस समय ये पहचाना जा सकता है कि जो हमारा टमी में बेबी है, जो हमारे यूट्रस में बेबी पल रहा है, वो मेल है या फिर फीमेल है। तो 12 मंथ्स में हम ये पहचान सकते हैं कि बच्चे का सेक्स क्या है, उसका मेल है या फिर फीमेल है। 12 वीक के बच्चे में के सेक्स, यानी कि उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो बन जाते हैं, जो मेल और फीमेल के पार्ट्स होते हैं वो बन जाते हैं, तो हम पहचान सकते हैं कि हमारी जो बेबी है वो हमारी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ठीक है। हार्ट बीट कैन बी हेयर्ड बाय द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं? जो बच्चे की हार्ट बीट है उसको भी हम सुन सकते हैं 3rd मंथ में ही, ठीक है। वो हार्ट बीट तो हमारी 1st मंथ में ही स्टार्ट हो गई थी, 15 डेज से लेकर 1 मंथ तक ही स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे हम सुन भी सकते हैं, वो इतनी तेज़ हो जाती है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ हो जाती है और साइज़ भी और फिनिशिंग टच भी इसमें बेबी का होने लगता है, मतलब जो बेबी है वो बढ़ने लगता है, उसका साइज़ होने लगता है। लॉन्ग होता है 3 इंच का, और वेट 1 आउंस इसका बेबी का हो जाता है। आँखों, कान, नाक, जबड़ा, गर्दन, हाथ, पैर, उंगलियाँ, पैर की उंगलियाँ, आंतरिक अंग आदि दिखाई देने लगते हैं, ये सारे पार्ट्स बच्चे के दिखाई देने लगते हैं। हृदय विकसित होता है और कक्षों में विभाजित हो जाता है। प्लीहा और यकृत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन शुरू करते हैं। 1 इंच लंबा और 1/7 ऑन्स वजन में भ्रूण अपनी दुनिया को महसूस कर सकता है। यह स्पर्श करने के लिए प्रतिक्रिया करता है, चल सकता है, माँ द्वारा महसूस किया जाने वाला प्रकाश महसूस कर सकता है, ठीक है। मदर इसको क्या कर सकती है? मदर इसको महसूस कर सकती है कि ये क्या जो भी वो किक कर रहा है, उसे मदर जो है वो महसूस कर सकती है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? फिर है हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर, इतना क्लियर हो गया ना? ये हमारा अभी 2nd मंथ तक चल रहा था। अब जो हमारा 2nd ट्राइमेस्टर या फिर जो हमारा लास्ट वाला स्टेज है, इसमें क्या क्या हमारे बॉडी के चेंजेस होते हैं? तो इसमें एक तो मदर के जो मूवमेंट है, सॉरी बेबी का जो मूवमेंट है वो मदर फील कर सकती है 4th मंथ में, ठीक है। 4th मंथ में वो मदर जो है ये जब बेबी अंदर मूव करता है, किक करता है, तो जो मदर है वो उसको फील कर सकती है। तो एक तो बेबी में 2nd ट्राइमेस्टर में, यानी कि कब से?
फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा 1 से 3 मंथ तक होता है, कॉन्सेप्शन लेकर 3 मंथ तक होता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर हमारा 3 to 6 मंथ तक होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा 6 to 9 मंथ होता है। ठीक है, वैसे ये पीरियड ऑफ फीटस के अंदर ही ये सारी चीज़ें आएंगी जो मैंने आपको टेबल में बताया था। ठीक है, फिर ट्राइमेस्टर वाइज भी हमने इसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि फीटस में बहुत ज़्यादा समय है, तो हमने उसमें भी ट्राइमेस्टर वाइज जो डेवलपमेंट होते हैं उनको देखा है। फिर है वर्निक्स, इसमें एक बेबी में जब बेबी थोड़ा बड़ा होता है, हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 to 6 मंथ के बीच में क्या आने लगता है, वर्निक्स आने लगते हैं। वर्निक्स क्या होता है, एक चीज़ लाइक सब्सटेंस होता है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है एमनियोटिक फ्लूइड से। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर रहता है ना बच्चा। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जहाँ बेबी रहता है तो उसमें एक लिक्विड सा, ये जो ये देख रहे हैं आप, इसके ब्लू जैसा, ये जो हम देख, ये जो ब्लू ब्लू है ये हमारा क्या है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ये वाटर जैसा एक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा गाढ़ा द्रव होता है। इसमें बेबी जो है तैरता रहता है, लेकिन बेबी हमेशा अगर इसमें तैरता रहेगा तो क्या होगा, ये जो है बेबी को डैमेज कर सकता है। इसके लिए ही क्या होता है, बेबी के ऊपर एक, मैंने फर्स्ट उसमें बताया था, एक लेयर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियन लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब कोरियन लेयर भी उसको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि 9 मंथ का समय जो है बहुत लंबा समय होता है। इसीलिए उसके ऊपर क्या होती है, एक चीज़ लाइक सब्सटेंस बच्चे को मिल जाता है, यानी कि जैसे कोरियन लेयर के ऊपर आप ये देख रहे हैं वाइट वाइट से जो ये है, ऐसा लग रहा है जैसे फटा हुआ दूध। ठीक है, तो चीज़ लाइक सब्सटेंस का मतलब क्या है, फटा हुआ दूध, दूध सा ये लगता है, गाढ़ा गाढ़ा सा दूध होता है, फटा हुआ सा। ये बॉडी की स्किन पे बच्चे के पूरे स्किन को कवर करता है, ताकि क्या हो, ताकि जो बच्चा है उसको, उसकी स्किन को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, कौन ना पहुंचाए, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उससे वो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा वर्निक्स। ठीक है, वर्निक्स एक चीज़ लाइक सब्सटेंस होता है, और ये क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एमनियोटिक फ्लूइड से। ठीक है, तो वर्निक्स का काम क्या है, एक पनीर जैसा एक द्रव है, ये भी गाढ़ा गाढ़ा द्रव है, और ये बॉडी पे, जो बेबी की जो पूरी बॉडी है उस पर चिपक जाता है, पूरी बॉडी बेबी की चिपक जाता है। ये जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट वाइट दिखाई दे रहा है बेबी के ऊपर, ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, बिल्कुल ये जो है ये आप देखेंगे तो ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है। तो इसमें हमारा ये जो इसकी स्किन पे जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, जैसे कि स्किन जो है उसकी डैमेज हो रही हो, पर वो स्किन डैमेज नहीं हो रही है। ये क्या है, ये इसका, जिसने नया बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी देखा होगा तो उनकी स्किन पे होता है ये, उसकी स्किन पे वाइट वाइट से एक द्रव जैसी चीज़, चिपचिपी चीज़ जो है वो चिपकी हुई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी बेबी के अंदर ये आ जाती है, इसी को हम वर्निक्स बोलते हैं। इस वर्निक्स का काम क्या होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड के हार्मफुल एक्सपोजर से बेबी की स्किन को बचाती है, या बेबी को प्रोटेक्ट करती है। बेबी की पूरी बॉडी में ये चिपकी हुई होती है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे को बचाती है। ठीक है, और कोरियन लेयर भी जो एमनियोन लेयर थी वो भी यही काम करती थी, और एमनियोन लेयर भी हमें किससे बचाती थी, एमनियोटिक फ्लूइड से बचाती थी। ठीक है, फिर उसी के ऊपर क्या आने लगते हैं, ये चीज़ लाइक सब्सटेंस वर्निक्स आने लगता है। वर्निक्स का काम भी होता है बच्चों को क्या, किससे बचाना है, एमनियोटिक फ्लूइड से बचाना है। ठीक है, फिर है हमारा इसके साथ लिनोगो पाए जाते हैं। लिनोगो ये आता है एग्जाम में, आया हुआ है, वर्निक्स और लिनोगो दोनों हमारे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन में उन्होंने पूछे हुए हैं। ठीक है, सिंपल से है, वर्निक्स क्या है, एक चीज़ लाइक सब्सटेंस है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्किन को और बेबी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एमनियोटिक फ्लूइड से, क्योंकि बेबी हर समय एमनियोटिक फ्लूइड में ही तैरता रहता है। अगर कुछ बेबी की स्किन पे नहीं होगा तो क्या होगा, वो एमनियोटिक फ्लूइड कभी ना कभी बेबी को डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही क्या है, उसको उसी डैमेज से बचाने के लिए बेबी की स्किन में वर्निक्स पाया जाता है। फिर है लिनोगो। लिनोगो क्या है, लाइट हेयर ऑन द बॉडी हेल्पिंग वर्निक्स स्टिक टू स्किन। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो बेबी की स्किन है, ये जो बेबी की स्किन है, यहाँ पे जो आप लंबे लंबे पतले पतले बाल देख रहे हैं बच्चे की स्किन पे, ये बच्चे की पूरी स्किन पे बाल होते हैं। ठीक है, ये जब कोई आप देखोगे न्यूबॉर्न बेबी तो उसकी पूरी स्किन पे काफ़ी सारे बालों से वो कवर होती है। तो बाल क्यों होते हैं उनकी पूरी स्किन पे, हेयर इसलिए होते हैं क्योंकि हेयर क्या करते हैं, ये जो ये वर्निक्स है ना, इस अगर जितने ज़्यादा हेयर होंगे तो वो उतने अच्छे से वो वर्निक्स उनकी बॉडी में चिपका रहता है। ठीक है, तो हेयर का मेन काम क्या है, वर्निक्स को बॉडी के साथ चिपकाए रखना। ठीक है, तो इसीलिए बॉडी में हेयर पाए जाते हैं बच्चे के।
ठीक है। लाइट हेयर ऑन द बॉडी हेल्पिंग वर्निक्स स्टिक टू स्किन। ये हम बॉडी में लाइट हेयर होते हैं, हल्के हल्के से बाल पाए जाते हैं पूरी बॉडी में, और ये क्या करते हैं, वर्निक्स को चिपकाए रखते हैं और स्किन के साथ, ठीक है, वर्निक्स को स्किन के साथ चिपकाए रखते हैं ये बाल, ठीक है। मैनी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड, बहुत सारे ऑर्गन्स जो है बहुत बेहतर डेवलप हो जाते हैं, और जो न्यूरॉन्स होती हैं एंड ग्लायल सेल्स जो हैं वो भी तीव्र गति से बढ़ने लगती हैं। न्यूरॉन्स कौन सी सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं हमारी जो दिमाग की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ग्लायल सेल भी वही होती है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन में बढ़नी शुरू हो जाती हैं, मतलब दिमाग भी अच्छे से बनने लगता है बेबी का, बॉडी भी पूरी बनने लगती है। अब इसी को हिंदी में लिखा है, माँ द्वारा बच्चे की हलचल को महसूस कर सकते हैं 4th मंथ में, ठीक है। वर्निक सफ़ेद चीज़ जैसा पदार्थ होता है, अपनी त्वचा को एमनेटिक फ्लूइड के संपर्क से बचाता है बेबी की, ठीक है, बेबी की त्वचा को बचाता है। शरीर पर हल्के बाल त्वचा के चिपके रहने में मदद करते हैं। शरीर पर हल्के बाल जो है वर्निक्स का त्वचा से चिपके रहने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे वर्निक्स जो है मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे बाल हल्के बाल, यहाँ पे वर्निक्स आएगा, ठीक है। वर्निक्स को चिपके रहने में हेल्प करते हैं। कई अंग अच्छी तरह से विकसित होने लगते हैं, और न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स या कोशिकाएं जो होती हैं वो भी बननी शुरू हो जाती है, जो हमारी दिमाग की कोशिकाएं होती है। ब्रेन ग्रोस और न्यू बिहेवियर कैपेसिटीज़, ब्रेन भी जो होता है वो बढ़ जाता है, और इसके चलते बहुत सारी नई बिहेवियरल कैपेसिटीज़ भी आ जाती हैं। 20 वीक्स में मतलब बच्चा जो है बहुत सी चीज़ें फील करने लगता है, समझने लगता है, वो मदर की फीलिंग्स को भी समझने लगता है, वॉइस को मदर की पहचानने लगता है, स्मेल को पहचानने लगता है मदर की, जब वो प्रेगनेंसी के टाइम से ही, ठीक है। तो 20 वीक्स में क्या करता है, स्टिमुलेट एंड इरिटेटेड बाय साउंड। आप देखोगे अगर बहुत तेज़ साउंड, अगर मदर के आसपास बहुत तेज़ साउंड है तो बच्चा जो है उस समय इरिटेट होने लगता है। 20th वीक तक उसमें इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि वो आसपास के साउंड से भी इरिटेट होने लगता है, ठीक है। आई साइट्स दिखाई देने लगती हैं, आई साइट्स आने लगती हैं, यानी कि उसे दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर हम इस समय बेबी मदर की बॉडी के अंदर टॉर्च लेके जाएंगे, तो बहुत सारे चेकअप होते हैं जिनमें टॉर्च के थ्रू बच्चे को देखा जाता है, वेजाइना के थ्रू टॉर्च एक इंसर्ट की जाती है, उससे देखा जाता है कि बॉडी के सभी पार्ट्स बेबी के सही बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है। तो वो उसमें जब टॉर्च की लाइट बेबी के आंखों में पड़ती है तो अपनी आंखों को कोशिश करता है छुपाने की, उसे लाइट पसंद नहीं होती है उस समय, ठीक है। तो ये क्या है, इफ़ बेबी बॉर्न एट दिस स्टेज, अगर बेबी इस स्टेज में भले ही बहुत सारे पार्ट्स बन गए हैं, बेबी काम भी करने लग गया है 3rd सेमेस्टर में, यानी कि 6 महीने तक का बच्चा काम भी करने लग गया है, बहुत सारे पार्ट्स भी उसके अच्छे से काम कर रहे हैं, बन भी गए हैं, लेकिन अगर इस समय वो जन्म ले लेगा तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिना किसी मेडिकल हेल्प के, क्योंकि उसके जो लंग्स हैं यानी कि जो फेफड़े हैं अभी वो बहुत इमेच्योर होते हैं, ठीक है। और ब्रेन भी जो है ब्रीदिंग पे कंट्रोल और टेम्परेचर पे कंट्रोल अभी नहीं कर सकता है। अगर 6 महीने में कोई बच्चा जन्म ले लेगा तो वो क्या होगी, हमारी इमेच्योर बेबी होगा, उसके लंग्स भी इमेच्योर होंगे, और जो उसका ब्रेन है अभी वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है कि वो ब्रीदिंग को और टेम्परेचर को बॉडी के कंट्रोल कर सके। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने को कंट्रोल कर सके, इसके चलते बच्चे की डेथ हो जाएगी अगर वो 6 महीने में जन्म ले लेगा, तो 3 से 6 के बीच में अगर जन्म लेता है तो, ठीक है, किसी कारणवश। मस्तिष्क से इतनी नई व्यवहार क्षमता विकसित करने लगता है। 20 सप्ताह में क्या होता है, ध्वनि द्वारा उत्तेजित और परेशान आंखों की रोशनी उभरने लगती है, मतलब आंखों की रोशनी उभर जाती है और ध्वनि से उत्तेजित और परेशान होने लगता है 20 हफ्ते में। यदि इस समय बच्चे का जन्म होता है तो फेफड़े अपरिपक्व होते हैं और मस्तिष्क श्वास और तापमान पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक है, बच्चा जो है डेथ बच्चे की हो जाती है। अब 3rd ट्राइमेस्टर है हमारा, 3rd ट्राइमेस्टर का मतलब है 6 to 9 मंथ का समय है, ठीक है। 3rd ट्राइमेस्टर कब से शुरू होता है, 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक का जो समय है उसे हम 3rd ट्राइमेस्टर में रखते हैं। इसमें सबसे पहले एज ऑफ वायबिलिटी आती है। एज ऑफ वायबिलिटी का मतलब क्या है, जिस एज में बच्चा अगर 9 महीने से पहले जन्म ले ले, ठीक है, तो लेकिन वो उस एज में सर्वाइव कर जाए, जैसे कि 6 महीने से पहले अगर वो जन्म ले लेते तो वहाँ पे वो सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था, बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही वो सर्वाइव कर सकता था, और बहुत से बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर वो एक ऐसी एज, भले ही 9 महीने का टाइम पीरियड वो कंप्लीट नहीं कर रहा बच्चे ने, लेकिन कुछ पहले वो उसने जन्म ले लिया है और उस समय वो सर्वाइव कर जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ वायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट एट विच द फीटस कैन फर्स्ट सर्वाइव, ठीक है, वो पहला समय जब अगर बच्चा जन्म ले, 9 महीने से पहले जब वो जन्म लेता है, अगर उस समय वो जन्म ले ले और जो सबसे पहला पीरियड उस समय में वो जन्म लेता है और वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एज ऑफ वायबिलिटी। जैसे कि 22 से लेकर 26 वीक, 22 से लेकर 26 वीक में अगर बच्चा जन्म लेता है तो और वहाँ पे वो सर्वाइव कर
सकता है अगर उसे सही ट्रीटमेंट मिल जाए। तो उसको ब्रीदिंग में उसको हेल्प देनी होगी आपको, तो वो सर्वाइव कर सकता है 22 से लेकर के 26 वीक तक, 22 से लेकर के 26 वीक तक अगर वो इस एज में जन्म लेता है तो वो सर्वाइव कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ वायबिलिटी बोलते हैं। वो कम से कम एज जिसमें बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सर्वाइव कर सकता है। ऐसे 6 महीने तक तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा उसके बाद अगर वो 22 से लेकर 26 वीक के बीच में जन्म लेता है तो इस बीच में वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। फिर है हमारा नीड इन अ हेल्प विद ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में उसको सहायता चाहिए होती है, लेकिन सर्वाइव करने के लिए ब्रेन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर मेच्योर बट लंग्स आर नॉट मेच्योर, क्योंकि ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो मेच्योर हो जाता है लेकिन जो उसके लंग्स है वो बहुत अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाते, इसीलिए वो अपनी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो सांस लेने की प्रोसेस है, श्वसन क्रिया है, वो सही से नहीं कर पाते, जिसके चलते उसे क्या चाहिए होती है, ब्रीदिंग में उसे हेल्प बेबी को देनी होती है। और बेबी इस एज में अपनी मदर की वॉइस को पहचान सकता है। वह बिंदु जिस पर भ्रूण सबसे पहले जीवित रह सकता है व्यवहारिता की आयु से बोलते हैं, ठीक है। 22 से 26 सप्ताह की सांस लेने में मदद चाहिए होती है। ब्रेन रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है लेकिन फेफड़े कमजोर नहीं है, इसीलिए सांस लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। ये उल्टा हो गया है, ब्रेन रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर नहीं होता है और फेफड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रांसलेशन में उल्टा हो गया है, ठीक है। तो देख लेना, इसमें फेफड़े कमज़ोर होते हैं, इसी के चलते उसे हमें क्या देना पड़ता है, सांस लेने की प्रक्रिया उसको देनी पड़ती है। भ्रूण और माँ की आवाज़ को, भ्रूण अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकता है, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा सबको। आज नहीं हो पाएगा ये पूरा, चलो फिर इसको बाकी का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आई होप सबको काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, फिर आप लोग बोर भी हो जाते हो इतने बड़े वीडियो में। अब बस कल का ये होके हमारा प्रेगनेंसी वाला कंप्लीट हो जाएगा। प्रेगनेंसी वाला जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम साथ ही साथ में टेस्ट भी लेंगे। इसके बाद में पूरे चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पुराने एग्जाम पेपर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं बना चुकी हूँ, उनको मैं इसके बाद आपको रिवाइज़ कराऊंगी। तो और जिन्होंने इसकी पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं वो इसकी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उन वीडियोज़ में मेन इसका जो बेसिक्स है वो बताया गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।